जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में हम लाए हैं फिजिक्स का एमसीक्यूज़ वीडियो। दोस्तों ये फिजिक्स के एमसीक्यूज़ वीडियो सीरीज़ का ये छठा वीडियो है। इसके पहले मैंने 5 वीडियो अपलोड कर रखा है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ ये प्रीवियस जितने 5 वीडियो हैं उसको जाके आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और अब चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का। हम पहला क्वेश्चन, दोस्तों पहला क्वेश्चन है, दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, जबकि टांगे वास्तविक आकार की दिखाई देती हैं। दर्पण के अंशों की शेप मतलब आकृति कैसी है। तो अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर पहले कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही तमाम एमसीक्यूज के क्वेश्चन आएगा आपके सामने स्क्रीन पर। तो अगर आपको आंसर पता होगा तो अपना आंसर पहले कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हो गए, तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। दोस्तों दर्पण के ऊपर का भाग उत्तल होने पर मनुष्य को अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देगा। ठीक है, आप समझ गए इसको। जबकि दर्पण के नीचे का भाग समतल होने पर टांगे वास्तविक आकार की ही दिखाई देंगी। ये बात समझने लायक है। फिर इसको एक बार देख लीजिए। दर्पण के ऊपर का भाग, जो दर्पण का ऊपर का हिस्सा होगा, उत्तल होने पर मनुष्य को जो अपना सिर होगा और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देगा, उत्तल होगा तब। ठीक है, जबकि दर्पण के नीचे, उस दर्पण के निचले भाग अगर समतल होगा तो जो टांगे होंगी, ठीक है, वो वास्तविक आकार की ही दिखाई देंगी। समझ गए आप। तो इस प्रकार से इसका ये रहा एक्सप्लेनेशन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, गोलीय दर्पण के उदाहरण हैं। उत्तल और अवतल दर्पण किसके, तो गोलीय दर्पण के उदाहरण हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। दोस्तों गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ को कहते हैं। ठीक है, यह 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए बाहरी सतह से होता है, एवं अवतल दर्पण में परावर्तन जो होता है वो दबे हुए आंतरिक सतह से होता है। बात समझ गए। जो अवतल दर्पण होगा उसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो उभरा हुआ होगा, धंसा हुआ होगा, और जो उत्तल दर्पण होगा उसका जो परावर्तक पृष्ठ है जिससे प्रकाश का परावर्तन होगा, उसका जो वो क्या होगा, वो उठा हुआ होगा। ठीक ना, उभरा हुआ होगा। तो उत्तल में परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, उठा हुआ होता है, और अवतल में परावर्तक सतह जिससे प्रकाश का परिवर्तन होता है वो धंसा हुआ होता है। समझ गए आप। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों आपके सामने है हमारा अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या है इसमें, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये क्या है, ये लाइट का, प्रकाश का वेग है, स्पीड है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होते हैं। क्या क्वेश्चन है, 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होते हैं, तो इन चारों ऑप्शन में से क्या होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो 3D फिल्में देखने के लिए जो प्रयुक्त होता है चश्मा में, उसका नाम क्या है, वो है पोलराइज्ड। क्या है, पोलराइज्ड। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को, ताकि इसको और हम कर ले क्लियर। दोस्तों कह रहा है कि पूर्व में लाल नीले रंग के चश्मों का प्रयोग 3D फिल्में देखने के लिए किया जाता था। मतलब पहले के समय में लाल नीले रंग के चश्मों का प्रयोग 3D फिल्में देखने के लिए होता था, जबकि वर्तमान में पोलराइज्ड लेंस होते हैं, पोलराइज्ड लेंस होते हैं। जबकि वर्तमान में क्या होता है, पोलराइज्ड लेंसों तथा LCD चश्मों का प्रयोग किया जाता है। समझ गए इसको आप। तो आई होप, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। दोस्तों समुद्र की सीपी
किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? जो समुद्र से मिलता है जिसको सीपी बोलते हैं, ठीक ना। वो कह रहा है समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन सी, ध्रुवण के कारण क्या होती है? वो सुनहरी दिखाई देती है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। कुछ खास दिया नहीं है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है? एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ स्थित है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन सी, ठीक है। इसका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन सी, तो कवालूर में है। तो एशिया की जो विशालतम परावर्ती दूरबीन है, ठीक है, टेलीस्कोप, वो कहाँ पे है? वो कवालूर में है। तो आइए देखते हैं कवालूर कहाँ पे है, इसके बारे में देखते हैं इंपॉर्टेंट तथ्य को। सो फ्रेंड्स आपके सामने है सर वेणु बापू वेधशाला, ठीक है, वेणु बापू वेधशाला, VBO वेन्यू बापू और ऑब्जर्वेटरी भारतीय तारा भौतिकी संस्थान द्वारा परिचालित एक खगोलीय वेधशाला है, ठीक है, जो तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के कवालूर में स्थित है। आप समझ गए कहाँ पे है? ये कवालूर में स्थित है। इसी वेधशाला में वेणु बापू दूरबीन स्थित है, ठीक है, जिसे एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन होने का गौरव प्राप्त है। इस दूरबीन का व्यास 2.3 मीटर है। आप समझ गए इसको, देख लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है? क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो इसका कारण है व्यतिकरण। क्या कारण है? तो व्यतिकरण कारण है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। तो दोस्तों साबुन के बुलबुलों पर श्वेत प्रकाश डालने से रंगों के दिखाई देने के पीछे व्यतिकरण का सिद्धांत है। जब श्वेत प्रकाश की किरणें साबुन के बुलबुलों पर पड़ती हैं तो उनकी बाहरी और भीतरी दोनों सतहों से किरणें परावर्तित होकर प्रेक्षक की आँखों की ओर लौटती हैं। दोनों सतहों से आँखों तक पहुँचने वाले प्रकाश के तरंग समूहों की कलाओं में सूक्ष्म अंतर होने के कारण व्यतिकरण होता है, जिसके फलस्वरूप रंग दिखाई पड़ते हैं। तो ये रहे इसके रीज़न, इसके कारण। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस प्रकाशीय घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकाशीय घटना के कारण हीरे जो डायमंड होते हैं जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन बी, ठीक है, यानी बहुलित आंतरिक परावर्तन जो होता है, इन्हीं कारण क्या होते हैं? हीरे जगमगाते हैं, चमकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। सो फ्रेंड्स हीरा प्राकृतिक अवस्था में पूर्णतः पारदर्शक होता है, ये बात आप समझ गए होंगे। इसे विशेष प्रकार से तराश कर प्रकाश के पारगमन को रोका जाता है ताकि आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का प्रकाश परावर्तन प्राप्त किया जा सके, ठीक है, दोनों प्रकार का प्रकाश परावर्तन प्राप्त किया जा सके। और इस तराशी के कारण ही हीरे में ऐसी चमक और द्युति आती है जो इसकी सुंदरता का प्रतीक है। आपने देखा है इसको, आप चाहे तो वीडियो को रोक करके इसको फिर अपने मन से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, प्रकाश तरंगे हैं, तो इन चारों ऑप्शन में से क्या हैं, कौन सी तरंगे हैं बताइए? तो हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ठीक है। तो प्रकाश तरंगे क्या हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। सो फ्रेंड्स प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंगदैर्घ्य दृश्य सीमा के भीतर होती है। प्रकाश दोहरी प्रकृति के होते हैं। तो फ्रेंड्स क्या, तो प्रकाश जो होते हैं वो दोहरी प्रकृति के होते हैं।
एक तरंग या कण, ठीक है, या तो तरंग या तो कण, ठीक है। कह रहा तरंग प्रकृति से प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण आदि की व्याख्या हो पाती है, जबकि कण प्रकृति से प्रकाश, विद्युत प्रभाव तथा कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या होती है। प्रकाश का मूल कण फोटोन होता है, इसको याद रखिएगा। जो प्रकाश का मूल कण होता है वो क्या होता है? फोटोन होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, यानी क्या परिवर्तन होता है उसमें। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ध्यान से अपना ऑप्शंस पढ़िए और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ठीक है। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, बस, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है? यही परिवर्तन होता है कि सौर ऊर्जा जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। समझ गया? आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। सो दोस्तों, सजीव कोशिकाओं द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन जो गैस होता है O2 वो इन्वायरमेंट में, वायुमंडल में छोड़ते हैं, ठीक है। इसको आप देख लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? क्या क्वेश्चन आपके सामने है? कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। बहरहाल इसका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन डी, ठीक है, यानी लेंस की लंबाई और आकार। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति हो वो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में वो किस प्रकार से अंतर निकाल सकता है, तो वो लेंस की लंबाई और आकार के हिसाब से अगर वो देखेगा लेंस की लंबाई और आकार, तो इस हिसाब से वो देखकर इसको सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर निकाल सकता है, ठीक है। देखिए इसको आप। आइए देखते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य को। वही है, कुछ खास नहीं है। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर जो है लेंस की लंबाई और आकार देखकर जाना जा सकता है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा इसका आंसर सही उत्तर ऑप्शन डी। तो लैम्बर्ट का नियम है वो संबंधित है ऑप्शन डी से, यानी प्रदीप्ति से संबंधित है, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। फ्रेंड्स, लैम्बर्ट का कोजेया जो नियम होता है वो प्रकाश की प्रदीप्ति से संबंधित है। लैम्बर्ट का कोजेया नियम प्रकाश की प्रदीप्ति से संबंधित है, जिसको बोलते हैं कोसाइन। प्रकाशिकी में लैम्बर्ट के कोजेया नियम के अनुसार किसी लैम्बर्टी तल से विकिरित ऊर्जा की तीव्रता का प्रेक्षित मान उस तल के लंबवत रेखा तथा प्रेक्षक की दृष्टि रेखा के बीच के कोण के कोजेया के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा है इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। 8 मिनट लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक यानी हमारे तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20-22 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। तो कुछ खास दिया नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है इस प्रकार से। क्या क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? क्या क्वेश्चन है। वर्णांधता का जो दोष होता है यानी रंगों के नहीं देखने की जो दोष होती है, ठीक ना, हम रंगों को अच्छे तरीके से उसको हम पहचान उसको हम क्लेरिफाई नहीं कर पाते अपने आँखों से, तो वही आँखों में जो दोष होती है, जो बीमारी होती है, वो बीमारी को हम किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर कर सकते हैं बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा।
अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं पता हो तो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं, यानी जिस लेंस से हम दूर करेंगे वो इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को, शायद मिल जाए इसका निवारण। तो दोस्तों, वर्णांधता जो है, जो उसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस का दोष आनुवांशिक दोष है। आनुवांशिक मतलब ये जन्मजात मिलता है, जन्म से ही कभी कभी ये होता है, जिसमें व्यक्ति कुछ रंगों, प्रमुख रूप से लाल तथा हरे, ये याद रखिएगा, जो होता है व्यक्ति वो कुछ रंगों जिनमें प्रमुख है लाल तथा हरे में विभेद नहीं कर पाता है, उसको पहचान नहीं पाता है। इसे किसी लेंस के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता, इससे हम किसी लेंस से दूर नहीं कर सकते हैं, ये आनुवांशिक बीमारी होती है। ठीक है, इसके लिए अलग ही इलाज कराया जाता है। समझ गए इसको आप? ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है डेल्टोनिज्म। डेल्टोनिज्म इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसका और नाम होता है प्रोटेनोपिया। ठीक है, डेल्टोनिज्म प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है। ठीक है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है। ठीक है ना, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जितने भी ऑप्शन में रंग हैं, ऑप्शन ए में है हरा रंग, ऑप्शन बी में है लाल, ऑप्शन सी नीला, तो यहाँ पे जो जितने भी रंग हैं वो सभी रंग वो उस रोग से ग्रसित व्यक्ति नहीं देख पाता है, जिसको बोलते हैं, जिस रोग का नाम क्या है? डेल्टोनिज्म या प्रोटेनोपिया। ये एक प्रकार क्या है? ये कलर ब्लाइंडनेस एक प्रकार की बीमारी है, जिसमें जो रोगी व्यक्ति होता है वो ना ही हरा, ना ही लाल, ना ही नीला, इनमें से कोई भी रंग वो देख नहीं पाता है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को। तो दोस्तों, डेल्टोनिज्म प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है, इसमें रोगी हरा, नीला तथा लाल रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। बात समझ रहे? अंतर नहीं कर पाता है। ठीक ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है, तो किस लिए मदद करती है? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या लिखा है इस आंसर में? जो परावैंगनिक किरणें होती हैं, जो परावैंगनिक किरणें होती हैं उनका अवशोषण होता है क्या? ठीक है, समझ गए इसको? सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यानी परावैंगनिक विकिरण का अवशोषण करने में। ठीक है, तो देख लीजिए इसको आप। चलते हैं देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को। सो दोस्तों, ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन गैस का एक झीना सा आवरण होता है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों का 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। कौन? ओजोन परत। आइए देखते हैं इसको, अगले क्वेश्चन देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन सी, तो परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। समझ गए इसको आप? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्य के विकिरण का परावैंगनिक प्रकाश किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, यानी ओजोन परत होता है समताप मंडल में, जिस कारण क्या होता है? प्रकाश यानी सूर्य से जो आती विकिरण, जो परावैंगनिक विकिरण होती है, वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, ऊपर ही ओजोन लेयर उसको सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, किसी स्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं। ठीक है, कह रहा है इन चारों ऑप्शंस में से किस स्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका आंसर सही ऑप्शन डी। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो मतलब चीज़ें होती हैं वो फोकस से हटकर दिखती हैं, मतलब साफ नहीं दिखती है, फोकस से हटकर दिखती हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को। सो फ्रेंड्स,
निकट दृष्टि दोष में जो व्यक्ति को निकट की वस्तुएं होती हैं स्पष्ट दिखती हैं, सही बात है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं क्या होती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं जो होती है स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर न बनकर इसके सम्मुख आगे ही किसी बिंदु पर बनता है। बात समझ रहे हैं ना, यानी रेटिना से पीछे हट जाता है, इसके सम्मुख आगे किसी बिंदु पर बनता है, ठीक है। ऐसा निम्न कारणों कारण होता है, ठीक है। तो देखिए कौन से कारण हैं जिन कारण ये रोग होता है, दोष होता है। पहला है नेत्र गोलक का व्यास सामान्य से अधिक हो जाने पर ऐसा होता है। दूसरा है नेत्र लेंस की मोटाई वक्रता बढ़ जाने पे ऐसा होता है। समझ गए इसको आप। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं तब जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। अबिंदुकता कहते हैं इसको। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। दोस्तों देख लेते हैं इसको। आइए तो अबिंदुकता का कारण आँख के गोलक की असममित वक्रता है, ठीक है। अबिंदुकता का कारण क्या है, आँख के गोलक की असममित वक्रता है जिससे प्रतिबिंब का एक भाग रेटिना पर सही रूप में फोकस होता है तथा एक अन्य स्थान पर भी रेटिना में मंद रूप से फोकस हो जाता है। बात समझ रहे हैं इसको फिर देखते हैं कि अबिंदुकता का कारण क्या है, आँख के गोलक की असममित वक्रता है जिससे प्रतिबिंब का एक भाग रेटिना पर सही रूप में फोकस होता है, मतलब दिखाई देता है, तथा एक भाग एक अन्य जो होता है वो स्थान पर, ठीक ना, एक अन्य स्थान पर भी रेटिना में मंद रूप से फोकस हो जाता है, ठीक है। अर्थात मुख्य प्रतिबिंब के अतिरिक्त पास में ही एक दूसरा परंतु कम तीव्रता का प्रतिबिंब बन जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा इसको। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए, निकट बिंदु क्या होना चाहिए, 25 cm से अधिक। 25 से अगर कम होगा तो दिखाई नहीं देगा, समझ गए। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। तो दोस्तों नेत्र के सामने ही वह निकटतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देने लगती है नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। सामान्य आँख के लिए यह 25 सेंटीमीटर होती है, इसे आँख का निकट बिंदु कहते हैं। दूरदृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु 25 cm से अधिक होता है। और समझ रहे हैं ना, दीर्घ दृष्टि दोष वाले या फिर दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए जो निकट बिंदु होता है वो 25 cm से अधिक होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डायोप्टर किसकी इकाई है। तो हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, लेंस की क्षमता की इकाई है, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। तो दोस्तों डायोप्टर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, P = 1/f होती है, ठीक है। तो P = 1/f क्या होती है, डायोप्टर होती है, समझ गए इसको। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई मात्रक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेंस की शक्ति या फिर क्षमता का एसआई मात्रक है। इसको हम देखा आपने अभी ऊपर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है। निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बैगनी प्रकाश जो होता है वो उसका न्यूनतम वेग होता है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। तो दोस्तों बैगनी रंग का प्रकाश अन्य रंगों की प्रकाश की तुलना में न्यूनतम वेग से चलता है। हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश के सभी रंगों की तुलना में बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तन सर्वाधिक होता है, अर्थात बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, अर्थात
एन भी इक्वल टू सी बाई भी इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल बटा कांच में बैंगनी प्रकाश की चाल, ये होता है। ठीक है, देखते हैं इसको थोड़ा सा आगे और। दोस्तों यहाँ एन भी बैंगनी प्रकाश का अपवर्तनांक है, अतः एन भी का मान अधिकतम तभी संभव है जब भी का मान न्यूनतम हो। अतः कांच में बैंगनी रंग का प्रकाश की चाल क्या होती है, न्यूनतम होती है। समझ गए आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा? तो इसका हो जाएगा आंसर सही ऑप्शन ए, गैलीलियो ने। ठीक है, तो गैलीलियो ने सबसे पहले टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान को देखा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश किरण पुंज तो अत्यंत दिशित होते हैं कहलाती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, लेज़र कहलाती है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो, दिशिक वो क्या कहलाती है, तो वो लेज़र कहलाती है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। तो दोस्तों वही है, लेज़र प्रकाश किरण पुंज अत्यंत दिशिक तथा सुसंगत होती है। बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? तो आंसर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, कांच से जल में गुजरना होता है। कांच से जल में गुजरना होता है प्रकाश किरण को। ठीक है, समझ गए इसको आप। चलते हैं देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में से प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हेतु कांच से जल के लिए गुजरना होगा, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक जल से अधिक होता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि प्रकाश की किरण अधिक अपवर्तनांक के माध्यम से कम अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करे। तो आप समझ गए इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए इसको और पहले अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अगर पता हो तो। क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो इसका कारण है ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन कारण है तारों के टिमटिमाने का। देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट तथ्य को। तो दोस्तों तारों का प्रकाश विभिन्न वायुमंडलीय परतों से अपवर्तन के पश्चात हम तक पहुंचता है, जिसके कारण रात में तारे चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये कारण है इसका। देखते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। सो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, ध्यान से इसको देखिए। कह रहा है अल्फा बीटा तथा गामा की वेधन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होगी बताइए। ठीक है, क्वेश्चन है अल्फा बीटा तथा गामा की जो भेदन शक्ति होती है वो उनका अवरोही क्रम में किस क्रम में होगा? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर बताइए। अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर पहले कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो गामा बीटा अल्फ़ा इस प्रकार से इसका अवरोही क्रम है, यानी सबसे अधिक जो वेधन शक्ति है वो गामा की होती है, उसके बाद जो वेधन शक्ति होती है वो बीटा की होती है, फिर उसके बाद होती है अल्फ़ा की। यानी सबसे अधिक जो होती है वेधन शक्ति वो गामा की होती है और सबसे कम किसकी होती है? अल्फ़ा की होती है, और बीटा तो बीच में होता है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। तो दोस्तों अल्फ़ा बीटा तथा गामा की वेधन शक्ति अपने अवरोही क्रम में गामा बीटा तथा अल्फ़ा की तरफ होती है। ठीक है, गामा किरणों की भेदन क्षमता अत्यधिक होती है, वह आयनन क्षमता न्यूनतम होती है। ठीक है, ये ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा। अल्फ़ा किरणों की भेदन क्षमता बहुत कम होती है, जबकि बीटा किरणों की भेदन क्षमता अल्फ़ा किरणों से अधिक होती है। समझ गए इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? तो इसका हो जाएगा आंसर सही उत्तर ऑप्शन बी। ठीक है, तो गामा किरण से क्या होती है? अधिकतम जैविक क्षति होती है, हानि होती है, नुकसान होता है। देखते हैं अपने अगले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को। तो दोस्तों देखिए
अधिकतम जैविक क्षति जो होती है गामा किरणों से होती है, क्योंकि आवृत्ति के सबसे ज़्यादा होने के कारण इसकी ऊर्जा समस्त विकिरण में सबसे ज़्यादा है। गामा किरणें शरीर में उत्परिवर्तन म्यूटेशन उत्पन्न करते हुए कैंसर एवं ट्यूमर जैसे रोगों को जन्म देती हैं। समझ रहे हैं इसको आप? परंतु इसका प्रयोग करते हुए स्वयं कैंसर की चिकित्सा की जाती है तथा फसल के सुधार के लिए उत्परिवर्तित बीजों का भी निर्माण किया जाता है। तो इसके कुछ नुकसान भी है तो कुछ इसके आवश्यक लाभ भी हैं। तो इस प्रकार से इसको देखा आपने। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी गामा किरणों में होता है। गामा किरणों में क्या होता है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। देखते हैं इसको। दोस्तों, गामा किरणें अत्यंत लघु तरंगदैर्ध्य परिसर की वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। इनकी तरंगदैर्ध्य 10⁻10 मीटर से लेकर 10⁻14 मीटर तक के बीच होती है। इन किरणों में ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा संचित रहती है, जिससे इनकी भेदन क्षमता अत्यधिक होती है। समझ गए? गामा किरणों की जो भेदन क्षमता होती है सबसे अधिक होती है और इसकी जो तरंगदैर्ध्य होती है कम होती है। ठीक है, अत्यंत कम होती है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, यानी द्वारक एपर्चर तय करता है। ठीक ना? फिर पढ़ता हूँ क्वेश्चन को कि कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर, यानी द्वारक तय करता है। देखते हैं इसको बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। तो फ्रेंड्स, कैमरा में प्रतिबिंब की जो होती है तीक्ष्णता, जिसको शार्पनेस कहते हैं, वह द्वारक या अपर्चर के आकार पर निर्भर करती है। ठीक ना? वही उसको तय करता है तीक्ष्णता को। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, यानी लाल नीला हरा होता है। फोटोग्राफी में रंग होते हैं लाल नीला हरा। देखते हैं